नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्योत्तर में हुए विदेशी आक्रमण और इन विदेशी वंशों से संबंधित एमसीक्यूज देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी वंश कौन सा था। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी वंश कौन सा था। ऑप्शन ए है कुषाण वंश, बी है इंडो ग्रीक, सी है शक वंश और डी है पहलव वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक वंश। ठीक है, तो इंडो ग्रीक ने यानी हिंद यवन ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था इंडो ग्रीक ने मौर्योत्तर काल में। उसके बाद आए थे भारत में शक और उसके बाद पहलव और आखिरी में आए थे कुषाण। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण वंश। ठीक है, इंडो ग्रीक की अगर हम बात करते हैं तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, इनकी राजधानी थी साकल। वर्तमान में इसे सियालकोट भी कहते हैं, सियालकोट। ठीक है, पंजाब वाले एरिया में पड़ता है ये। तो इनकी राजधानी थी यहाँ पे पहले साकल में यानी सियालकोट में। और इनका जो पहला शासक था, ये इंडो ग्रीक वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था डेमेट्रियस। क्या था? डेमेट्रियस। ये इनका संस्थापक था या फिर ये पहला शासक था भारत में। ठीक है, और भारत में इनके आने से गांधार कला का, गांधार शैली का विकास हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस इंडो ग्रीक शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है डेमेट्रियस, बी है यूक्रेटाइडस, सी है मिनांडर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर वो इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, आपने पिछली वीडियो अगर मैंने देखी है तो उसमें हमने बात की थी मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध किताब है मिलिंद पन्हो। इसमें जो है ना नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे और एक मिलिंद, इनका संवाद मिलता है, मिलिंद और नागसेन का। ठीक है, मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। तो जो मिलिंद ये एक शासक थे ना, यही है मिनांडर। इनको यानी कि मिनांडर को जो है बौद्ध धर्म में मिलिंद नाम दिया गया है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो मिनांडर और नागसेन के मध्य का संवाद है जिसमें ये पता चलता है कि मिनांडर ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, और मिनांडर जो था ना, ये बौद्ध धर्म का सबसे महानतम शासक भी इसको माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम संस्कृत भाषी अभिलेख कौन सा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि प्रथम, ठीक है, और संस्कृत भाषी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, बी है मस्की अभिलेख, सी नासिक अभिलेख या फिर डी हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो रहा है? ठीक है, तो भारत का प्रथम संस्कृत भाषी जो अभिलेख था वो कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ये रुद्रदामन, ठीक है, एक शक शासक था, बहुत फेमस शक शासक जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन, ठीक है, उसका यह अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इसे हम कहते हैं। और इसी शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का विनिर्माण कराया था जो गुजरात में है। और इसी अभिलेख से मौर्य की भी जानकारी मिलती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हमने मौर्य वंश पढ़ा था तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन सब की जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है कुजुल कटफिसेस, बी कनिष्क, सी है विम कटफिसेस या फिर डी है हुइस्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुजुल कटफिसेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कुजुल कटफिसेस को कुषाण वंश का संस्थापक मानते हैं, यानी कि ये था भी। और ये मतलब भारत में सबसे पहले इसी ने कुषाण वंश की स्थापना करी थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक तो आप बोलोगे विम कटफिसेस, यानी कि ये। ठीक है, तो अगर संस्थापक आएगा तो कुजुल कटफिसेस, और अगर
वास्तविक संस्थापक आ गया तो विम कटपिसेस को आप टिक करेंगे, ठीक है। तो ये है, और इस वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम वासुदेव था, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, वासुदेव, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कुजुल कटपिसेस जो है संस्थापक था, इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, और विम कटपिसेस को हम वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो है सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो विम कटपिसेस ने चलाए थे कुषाण वंश में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कुषाण वंश का सबसे महान शासक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुजुल कटपिसेस, बी है कनिष्क, सी है विम कटपिसेस और डी है हुइस्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कनिष्क, ठीक है। तो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है कनिष्क को। कनिष्क की अगर हम बात करते हैं तो ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और हाँ, ये कनिष्क, इसे ना द्वितीय अशोक नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, भारतीय इतिहास में से द्वितीय अशोक नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला और मथुरा कला जो शैली थी उसका विकास सबसे ज्यादा इसी के समय ही हुआ था। और चीन से मध्य एशिया जाने वाला एक सिल्क रूट था, ठीक है। सिल्क रूट उसे मतलब रेशम व्यापारियों का रूट था, जिसमें जो चीन में, आपको पता होगा रेशम सबसे पहले चीन में बना था, यानी रेशम का शिकार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो वहां से रेशम बेचने के लिए रेशम व्यापारी जाते थे मध्य एशिया, रोम वगैरह क्षेत्र में। तो उस सिल्क रूट जो था ना वो भारत से भी गुजरता था, ठीक है। तो उसमें कनिष्क का प्रॉपर कब्जा था, तो वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है इसको प्राप्त होता था, ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है, सबसे महान शासक माना जाता है इसको कुषाण वंश का, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय अशोक भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है मथुरा, बी है तक्षशिला, सी है कन्नौज और डी है मगध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मथुरा। यानी कि अगर हम कनिष्क की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कुषाण वंश की, तो उनकी पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर थी, ठीक है। जो बाद में कहाँ आई थी? मथुरा आई थी। और कौन लेकर के आया था? तो लेकर के आया था कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क अपनी राजधानी कहाँ लेकर के आया था? मथुरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के शासकों द्वारा छपवाए गए थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है कुषाण वंश, बी है इंडो ग्रीक वंश, सी है गुप्त वंश या फिर डी है शक वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडो ग्रीक वंश, ठीक है। इंडो ग्रीक ने क्या किया था? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं छापी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने छापी थी? तो इंडो ग्रीक ने। अगर सबसे ज्यादा आएगा तो गुप्त वंश ने, और सबसे शुद्ध आएगा तो कुषाण वंश ने। देखो आपने 3 प्रश्न ध्यान रखना है इससे, कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने छापी थी? इंडो ग्रीक। सबसे पहले किसने छापी थी? इंडो ग्रीक ने। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने छापी थी? कुषाण वंश ने। और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने छापे थे? तो गुप्त वंश ने। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क द्वारा चलाया गया संवत कौन सा है जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है? आसान क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बार जो है पूछा गया है। ऑप्शन ए है शक संवत, बी है बुद्ध संवत, सी है विक्रम संवत या फिर डी है हिजरी संवत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शक संवत, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो शक संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क द्वारा भारत में, और ये भी भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। कनिष्क की अगर हम बात करते हैं तो 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है कौन? कनिष्क। और इसी ने इसी उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है कालाशोक या फिर डी है अजातशत्रु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कनिष्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथी बौद्ध संगति आपको पता होगा पहली शताब्दी में हुई थी और एक कनिष्क के टाइम पर हुई थी। इस समय शासक था कनिष्क और ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है।
और इसमें अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने। वसुमित्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें अध्यक्षता किसने करी थी? तो वसुमित्र ने करी थी। और अगर हम बात करते हैं ना इसी वसुमित्र की, तो वसुमित्र ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम है महाविभास। क्या है? महाविभास। ये भी आपको ध्यान रखना है, महाविभास। और ये जो किताब है ना, इस किताब को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो कनिष्क के समय हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए है कुजुल कटफिसेस, बी है हुइस्क, सी है विम कटफिसेस और डी है कनिष्क। तो इन ऑप्शनों से ये तो कंफर्म हो गया कि कुषाण वंश में थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी कनिष्क, ठीक है। तो नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन जो थे वो एक साहित्य का रसायनज्ञ थे और एक दार्शनिक भी थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क के दरबार में थे और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जो आधुनिक युग में आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। तो तभी नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत और शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया था। बात करते हैं कनिष्क के दरबार के अन्य लोगों की, तो इसके दरबार में ना अश्वघोष भी रहते थे। एक बहुत महानतम इतिहासकार है अश्वघोष, दार्शनिक। उनकी एक बहुत फेमस किताब है बुद्ध चरित और एक है सौदरानंद। ये आपको ध्यान रखनी है। और इनके दरबार में चरक भी रहते थे, वो भी एक महान विद्वान थे और उन्होंने चरक संहिता लिखी है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने क्लास से कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।